हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजडम राइज। आज हम लोग पहले चैप्टर का लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। मैं एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको अलग से। इसका रीज़न ये है क्योंकि आप जितने भी रिएक्शंस देखते हो उसके लिए ये लॉज आना हमको ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम इसमें सिर्फ ये 5 लॉज इसी को ही कंप्लीट करेंगे और इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ये टॉपिक कौन सा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में होता है आपका रिएक्टेंट और एरो के राइट हैंड साइड में होता है आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एज लाइक प्रोडक्ट भी एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये जो हमारी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसको हम देखेंगे कि कैसे कोई भी केमिकल्स आपस में कंबाइन होते हैं और कोई न्यू चीज़ बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ लॉज होते हैं, उसी को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद होगी मुझे कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कोई कन्फ्यूज़न जैसा कुछ नहीं होगा। हमारे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ये भी केमिकल्स होते हैं और हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी होते हैं केमिकल्स। ठीक है, रिएक्टेंट जब भी रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और एक चीज़, एरो के ऊपर आप क्या क्या लिखते हो, तो एरो के आप ऊपर लिखते हो कैटालिस्ट। एरो के ऊपर लिखते हो कैटालिस्ट। कैटालिस्ट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रिएक्शन में क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं बट रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं और आफ्टर रिएक्शन आपका कैटालिस्ट वैसा का वैसा आपको मिल जाता है। ठीक है, एक चीज़ और होती है, इस पे क्या लिखते हैं, रिएक्शन की कंडीशंस एरो पे, जैसे कि रिएक्शन का टेम्परेचर, रिएक्शन का प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर रिएक्शन का हम इसके एरो के ऊपर लिखते हैं, कैटालिस्ट भी एरो के ऊपर लिखते हैं। एक चीज़ होता है आपका प्रोमोटर्स। ठीक है, कैटालिस्ट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं बट उसमें पार्ट नहीं लेते हैं। और प्रोमोटर्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैटालिस्ट की स्पीड को बढ़ाते हैं और वो भी रिएक्शन में कोई पार्ट नहीं लेते। वो उनका काम क्या होता है, कैटालिस्ट की स्पीड को बढ़ाना। और कैटालिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्टेंट की या रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, अगर ये वन साइडेड रिएक्शन है तो इसमें रिएक्टेंट की स्पीड को बढ़ाना। अगर दोनों साइड वाली रिएक्शन हो रही है तो उसमें इक्विलिब्रियम की स्पीड को बढ़ाना। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे हो सकती है, एक तो वन साइडेड रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। कुछ रिएक्शन टू साइडेड होती है जिसको हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन बोलते हैं। उसमें इसका एरो ऐसे बनाते हैं दोनों साइड। इसमें रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, लेकिन एक समय बाद क्या होगा कि आपके जो प्रोडक्ट होंगे उनसे वापस रिएक्टेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको टू साइडेड रिएक्शंस बोलते हैं या ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, अब प्रोमोटर्स हो गए। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट तो ऐसा रिएक्टेंट जिसके ख़त्म होने से रिएक्शन ख़त्म हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, जैसे मान लो कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला रहे हो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जला रहे हो और आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। अगर एक चीज़ ख़त्म हो जाए, कार्बन ख़त्म हो जाए या ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी ना। तो जिस चीज़ के ख़त्म होने से रिएक्शन रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग टाइप्स के लिमिटिंग रीजेंट होते हैं, बट यही समझो कि अगर आप दो चीज़ों को मिला के रिएक्शन करवा रहे हो, अगर एक चीज़ ख़त्म हो गई तो दूसरी चीज़ रिएक्ट ही किससे करेगी ना, वो तो वैसी की वैसे पड़ी रहेगी, तो वो रिएक्शन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो चीज़ किसी रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाती है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये वैसे कुछ था नहीं खास, लेकिन इसमें हम बस ये कह रहे थे कि आप लोगों का थोड़ा सा बेस जो हो वो क्लियर हो जाए। हालांकि मुझे पता है ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होंगी, बट फिर भी हम इसको बेस थोड़ा सा क्लियर कर रहे थे। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
साइंटिस्ट और सन मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमारा फर्स्ट केमिकल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमारा फर्स्ट लॉ है, इसको किसने दिया है? इसको लेवाजियर ने दिया है 1774 में। ठीक है, अब कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब अगर आप हिंदी मीनिंग में जाओगे तो कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षित, किसी चीज़ को बचा के रखना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? एक्चुअली में जैसे आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ, कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। वैसे ही ये भी लॉ है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। लेकिन क्योंकि हम इसको देख रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन के पर्सपेक्टिव में, तो हम इसको बताएंगे कि जो कोई भी रिएक्शन होता है उसमें जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। अगर रिएक्टेंट मान लो m ग्राम है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? m ग्राम ही होगा। यही कंजर्वेशन ऑफ मास है कि जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब मान लो A प्लस B मिलके आपका C बना रहे हैं, ये दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। इसको मान लो अगर A m ग्राम है, ये mg जैसा ना समझना है, ये m ग्राम, और B जो है n ग्राम है, तो C कितना होगा? तो C होगा m प्लस n ग्राम। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। यही है कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। या तो आप कह सकते हैं किसी भी सिस्टम में जो टोटल मास होता है वो आफ्टर रिएक्शन भी सेम एज इट इज पड़ा रहता है। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। और दूसरी तरीके से आप क्या कह सकते हो? किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कभी ना क्रिएट होता है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ कंजर्वेशन। अब इसका एग्जाम्पल आप कोई भी ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल में मान लो हमने ले लिया कि मीथेन को हम जला रहे हैं CO2 में, मीथेन को हम जला रहे हैं। जलाने की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कंबंशन रिएक्शन बोलते हैं। जला रहे हैं और क्या मिल रहा है आपको? CO2 मिल रहा है और H2O मिल रहा है। अब अगर आप मास देखोगे, मास ऑफ कंजर्वेशन, तो पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो ठीक, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम मास देखते हैं। तो फिलहाल हम मान सकते हैं कि इन सबके एक एक मोल है। यहाँ पर इसके 2 मोल, इसके 2 मोल बन रहे हैं। ठीक है, 1 मोल मीथेन को 2 मोल ऑक्सीजन के साथ जलाने पर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल आपका H2O निकलता है। इसका टोटल मास कितना होगा? कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, तो कितना हो गया? 16। ये हो गया 16 ग्राम। O2 का कितना होगा? 32, ये हो गया 64 ग्राम। ये हो गया टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। कितना हो गया टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट? 80 ग्राम। ये हो गया 80 ग्राम मास ऑफ रिएक्टेंट। अब देखते हैं इधर ये कितना हो गया? 40। तो हम अपना एग्जाम्पल देख रहे हैं, जब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया जाता है तो आपको CO2 और H2O मिलता है। अब हम देखेंगे क्या ये मास ऑफ कंजर्वेशन फॉलो करता है या नहीं करता है। तो आपको पता होगा कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम। हाइड्रोजन ये कितना है? 4 ग्राम, तो ये हो गया 16 ग्राम। ये कितना है? ऑक्सीजन होता है 32 ग्राम्स और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो ये 64 ग्राम। ये टोटल हुआ, टोटल रिएक्टेंट का मास 80 ग्राम। CO2 का मॉलिकुलर मास, कार्बन का 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 44 ग्राम। हाइड्रोजन का H2O का 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 36। ये भी हो गया आपका 80 ग्राम।
तो आपको देखने से पता चल रहा है कि जितना भी मास ऑफ रिएक्टेंट होता है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। यही मास ऑफ कंजर्वेशन का लॉ है जिसको 1774 में लेवाजियर ने दिया था। ठीक है, जहाँ तक आप लोगों को पता होगा कि लेवाजियर इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहला लॉ आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर हो। दूसरा लॉ, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन भी बोलते हैं, जिसे प्राउस्ट ने 1799 में दिया था। लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रपोर्शन, जिसे प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। ठीक है, इस लॉ में क्या इस लॉ का मेन स्टेटमेंट क्या है? कांस्टेंट या डिफिनिट मीन्स क्या होता है? फिक्स होता है ना। तो इस लॉ को आप ऐसे समझो कि अगर कोई भी केमिकल है उसको किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया गया हो, लेकिन उसके जो एलिमेंट होते हैं उनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, any chemical comma obtained from any source have constant ratio of इट्स एलिमेंट। अगर कोई भी केमिकल है उसको किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया गया है, उसका रेशियो जो होता है एलिमेंट्स का हमेशा फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल में आप ले लो H2O। अगर आप नल का पानी भी ले रहे हो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 में होगा। अगर आप गटर का पानी भी ले रहे हो तो भी उसमें रेशियो 2:1 में होगा। आप झील, तालाब, कहीं से भी, ओशन, सी, लेक्स, कहीं से भी पानी लोगे, पानी का रेशियो हमेशा क्या होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 का होगा। मतलब एनी केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स हैव कांस्टेंट रेशियो ऑफ इट्स एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी कंपाउंड होता है, वो भले ही किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया जाए, उसके एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है या डिफिनिट होता है। यही है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन, जिसे किसने दिया है? प्राउस्ट ने दिया है 1799 में। ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी लॉ है, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ओके, डिफिनिट प्रपोर्शन सीख लिया। कोई भी केमिकल हो, सिर्फ H2O की बात नहीं करें, CO2 ले लो आप लोग। CO2 जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने से निकलती है उसका CO2 ले लो, या जो आप एक्सहेल करते हो CO2 उसका CO2 ले लो, या जो प्लांट एक्सहेल करते हैं वो CO2 ले लो, या इन्वायरमेंट में प्रेजेंट CO2 ले लो। सब में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 के रेशियो में ही होगा। कहीं CO2 का रेशियो 2:3 के रेशियो में या 2:4 के रेशियो में नहीं होगा। यही लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन है। अगला लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन जिसे किसने दिया है? डाल्टन ने दिया है। और कब दिया है? 1808 में। और आप लोगों को जहाँ तक पता होगा कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी भी दी है, तो डाल्टन ने मल्टीपल प्रपोर्शन का लॉ भी दिया है। अब हमने डिफिनिट प्रपोर्शन पढ़ लिया, तो हमको पता है कि कोई भी केमिकल होगा उसको किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया जाएगा, तो उसके जो एलिमेंट्स का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। अब मैंने कहा जैसे H2O का एग्जाम्पल लिया था या फिर CO2 का एग्जाम्पल लिया था, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि दो एलिमेंट हमेशा एक ही रेशियो मिले, वो एक दूसरे से मल्टीपल रेशियो में अटैच होके भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे क्या? जैसे आपने अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन लिया, तो अगर हाइड्रोजन 2:1 के रेशियो में है तो आपका बना रहा है H2O, मतलब एक
टाइप का केमिकल कंपाउंड, और अगर ये 1:1 में है तो ये बना रहा है H2O2, ये दूसरे टाइप का कंपाउंड। तो ज़रूरी नहीं कि दो एलिमेंट मिलके एक ही टाइप का कंपाउंड बनाए, वो मल्टीपल टाइप का कंपाउंड बना सकते हैं, मल्टीपल प्रपोर्शन में एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। जैसे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 के रेशियो में है और आपका CO2 फॉर्म हो रहा है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 के रेशियो में होगा तो आपका CO फॉर्म होगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन ये कहता है कि कभी भी ज़रूरी नहीं है कि दो एलिमेंट मिलके एक ही टाइप के कंपाउंड बनाए, वो मल्टीपल बहुत सारे अलग अलग रेशियो में अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बना सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 में है तो ये क्या बना रहा है, NO बना रहा है। अगर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 1:2 में है तो क्या बना रहा है, NO2 बना रहा है। अगर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:5 में है तो क्या बना रहा है, N2O5 बना रहा है। तो दो एलिमेंट डिफरेंट मल्टीपल रेशियो में अटैच होके मल्टीपल कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ओके, ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अगला है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, और जहाँ तक जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है मल्टीपल प्रपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रपोर्शन में। तो आप लोगों को इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन, दो एलिमेंट कई रेशियो में मल्टीपल रेशियो में एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। बट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन इज दैट इनको रिचटर ने दिया था 1794 में। अब समझो एक एलिमेंट है A, ठीक है, ये दूसरा एलिमेंट B, इसके साथ मिलकर क्या बना रहा है, AB बना रहा है। यही सेम A एलिमेंट दूसरे एलिमेंट C के साथ मिलके क्या बना रहा है, AC बना रहा है। ये एलिमेंट A इस B के साथ मिलके AB बना रहा है और ये एलिमेंट A दूसरे एलिमेंट C के साथ मिलके AC बना रहा है। तो जब आपको B और C आपस में मिलेगा तो ये अपना रेशियो इस A के साथ देखते हुए आपस में मिलेगा। ठीक है, तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा BC। यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, अगर मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है, हाइड्रोजन जब सोडियम के साथ अटैच होता है तो बनाता है सोडियम हाइड्राइड 1:1 में, और यही हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ अटैच होता है तो बनाता है HCl 1:1 में। तो अब जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का रेशियो 1 है और इसी हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रेशियो 1 हुआ है तो ये जो बनाएगा NaCl ये भी बनाएगा 1:1 में। यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख लो एक। अब एक एलिमेंट है H, ये O के साथ बना रहा है H2O, मतलब 2:1 के रेशियो में, और यही H जो है सल्फर के साथ बना रहा है H2S। ठीक है, यही O सल्फर के साथ बना रहा है H2S, मतलब 2:1 के रेशियो में। आप अब इसको समझो, अगर एक ऑक्सीजन है तो आपको 2 हाइड्रोजन यूज़ करना पड़ेगा, और अगर एक सल्फर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन यूज़ करना पड़ेगा। अगर एक सल्फर है तो आपको 2 हाइड्रोजन यूज़ करना पड़ेगा, और एक ऑक्सीजन है तो आपको 2 सल्फर यूज़ करना पड़ेगा। एक ऑक्सीजन है तो आपको 2 हाइड्रोजन यूज़ करना पड़ेगा, और एक सल्फर है तो आपको 2
नाइट्रोजन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, H2S और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या किसका फॉर्मेशन करेंगे, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये S इस O को H2O का रेशियो देखते हुए कंबाइंड होगा और फॉर्म करेगा SO2। H2O H2S में हाइड्रोजन का रेशियो देखते हुए फॉर्म होगा और फॉर्म करेगा SO2। ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, अगला है गैसियस वॉल्यूम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम कहता है कि अगर दो गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं तो वो होल नंबर के रेशियो में ही तीसरा प्रोडक्ट, अगर वो भी गैसेस है तो होल नंबर के रेशियो में ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे क्या, जैसे मान लो आपका H2 गैस Cl2 गैस से अटैच हो रही है तो ये क्या बनाएगी 2HCl, 1:2। ये होल नंबर में ही गैस के वॉल्यूम का भी फॉर्मेशन करेगी अगर गैस प्रोडक्ट है। जैसे मान लो आपका N2 अटैच विथ H2 फॉर्म 2NH3, तो 1 पार्ट नाइट्रोजन 3 पार्ट हाइड्रोजन से मिलकर 2 पार्ट अमोनिया का फॉर्मेशन करेगी। यही है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम कहता है कि जब भी दो गैसेस आपस में अटैच करती हैं तो वो होल नंबर के रेशियो में अटैच करती हैं और उसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो भी कैसा होता है, होल नंबर में ही उसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जहाँ तक आप लोगों को ये लॉज समझ में आए होंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन मास जो कहता है कि कभी भी किसी भी रिएक्टेंट का टोटल मास उसके प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है, या फिर अदर वर्ड में कहें कि किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज किया जाता है। दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कि कोई केमिकल है उसे हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, उसका एलिमेंट का रेशियो या फिर कह सकते हैं उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तीसरा है कि ज़रूरी नहीं कि दो एलिमेंट एक ही रेशियो में एक दूसरे के साथ अटैच हो, वो डिफरेंट रेशियो में एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं और अटैच होकर डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चौथा है कि अगर दो एलिमेंट में कोई तीसरा एलिमेंट कॉमन हो, दो एलिमेंट में कोई तीसरा एलिमेंट कॉमन हो तो जब ये वो दो एलिमेंट आपस में तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस एलिमेंट के साथ वाला रेशियो ध्यान में रख के बनाते हैं। ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और लॉ ऑफ गैसेस प्रोपोर्शन कि कोई भी गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो होल नंबर में होता है, और अगर प्रोडक्ट भी गैस फॉर्म में ही बन रहा है तो उसका भी वॉल्यूम होल नंबर के सिंपल रेशियो में होता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू।